जय भारत। जीएसटी पंजीयन, जीएसटी रजिस्ट्रेशन। जीएसटी पंजीयन का उद्देश्य क्या है? जीएसटी पंजीयन लेते ही आप सरकार के बिहाफ पर टैक्स वसूल सकते हैं, टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं। साथ ही में यदि आपने अपने सामान या सेवा की खरीद पर कोई टैक्स सरकार को चुकाया है तो उस टैक्स का आप समायोजन ले सकते हैं। सरकार को टैक्स चुकाते वक्त सरकार को टैक्स चुकाते वक्त आप अपने खरीद पर चुकाए गए टैक्स को घटा करके आप सरकार को टैक्स जमा करा सकते हैं। जीएसटी के लिए जो थ्रेशोल्ड लिमिट है उसकी बात करते हैं। यदि आपका किसी वित्तीय वर्ष में सालाना टर्नओवर 40 लाख रुपए है तो आपको जीएसटी नंबर लेने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही आपका टर्नओवर 40 लाख से ऊपर हुआ आपको जीएसटी नंबर लेना अनिवार्य है। इसे 1 अप्रैल 2019 से 20 लाख से बढ़ा करके 40 लाख किया गया है। अब 1 अप्रैल 2019 के बाद आपकी लिए ये लिमिट 40 लाख रुपए है। यदि आप नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तरी पूर्वी या हिल स्टेशन वाले राज्यों से यानी कि पहाड़ी राज्यों से बिलोंग करते हैं, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर, तो आपके लिए यह सालाना टर्नओवर की लिमिट 10 लाख रुपए है। यदि आप सर्विसेज या गुड्स दोनों में डील करते हैं तो आपके लिए यह सालाना टर्नओवर की लिमिट 20 लाख रुपए है। यानी कि आपको 20 लाख तक टर्नओवर तक जीएसटी नंबर लेने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही आपका टर्नओवर अपनी थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस करता है, जैसे कि 40 लाख या 20 लाख या 10 लाख जो भी आपका केस हो, उस दिन से 30 दिन के अंदर अंदर आपको जीएसटी नंबर लेना अनिवार्य हो जाता है। कई ऐसे टैक्स पेयर हैं उनके लिए ये नियम जो भी बताए हैं वो अपवाद हैं। उन पर ये नियम लागू नहीं होंगे। उन टैक्स पेयर के लिए चाहे उनका सालाना टर्नओवर 1 रुपए का ही क्यों ना हो, उनके लिए जीएसटी नंबर लेना अनिवार्य है। ऐसे टैक्स पेयर हैं कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, कैजुअल यानी कि आकस्मिक। ऐसे टैक्स पेयर जो साल में कभी कभी अपना कारोबार करते हैं, कुछ महीने अपना कारोबार करते हैं, उनको बोलते हैं कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। जैसे कि सर्दी के मौसम में नेपाली मार्केट में गर्म कपड़े बेचने वाले। दूसरे होते हैं नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। ऐसे टैक्सेबल पर्सन जो इंडिया से बाहर रहते हैं और इंडिया में कभी कभी काम के लिए आते हैं, किसी प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए या किसी काम से आते हैं और अपना साल 2 साल के लिए अपना काम करते हैं, उसके बाद वापस चले जाते हैं, तो उनके लिए जीएसटी नंबर लेना अनिवार्य हो जाता है, चाहे उनका टर्नओवर कुछ भी क्यों ना हो। तीसरी कैटेगरी है ई कॉमर्स। ऐसे टैक्स पेयर पर्सन जो अमेज़न, फ्लिपकार्ट या किसी अन्य ऑनलाइन माध्यम से अपने सामान, माल या सेवा की बिक्री करते हैं, सप्लाई करते हैं, तो उनके लिए भी जीएसटी नंबर लेना अनिवार्य हो जाता है। चौथी कैटेगरी आती है इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई। यदि मान लीजिए आप एक राज्य से दूसरे राज्य में कोई माल या सेवा की सप्लाई कर रहे हैं तो भी आपको जीएसटी नंबर लेना अनिवार्य है। जैसे कि आप अपने माल को आप राजस्थान के हैं और आप बिहार में माल बेच रहे हैं तो भी आपको जीएसटी नंबर लेना अनिवार्य है, चाहे आपका टर्नओवर 1 रुपए ही क्यों ना हो। टीडीएस, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। यदि आप गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है या कंपनी है जहाँ पे आप टीडीएस काटते हैं तो भी आपको जीएसटी नंबर लेना अनिवार्य है। एक होता है टीसीएस, यदि आप सर्विस सेक्टर में हैं तो आप टीसीएस काटते हैं, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, उनके लिए भी जीएसटी नंबर अनिवार्य है। लास्ट कैटेगरी आती है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। नॉर्मल प्रोसेस में क्या होता है कि जैसे एक ग्राहक है वो अपना टैक्स दुकानदार को देगा, यानी कि जो
परचेजर है वो जीएसटी सेलर को चुकाता है और सेलर की जिम्मेदारी होती है कि वो सरकार को चुकाएं। जबकि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में क्या होता है कि बायर यानी कि परचेजर की जिम्मेदारी होती है टैक्स चुकाने की। कैसे? जैसे मान लीजिए कोई टैक्सेबल पर्सन है, वो अपना माल किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से ले खरीदता है, जैसे कि किसान से या किसी और व्यक्ति से जिसने जीएसटी में नंबर नहीं ले लिया है। अब जीएसटी की जिम्मेदारी नॉर्मली किस पे होती है? सेलर पे। अब उसने तो जीएसटी नंबर लिया नहीं है, तो और उसको आवश्यकता भी नहीं है, तो यहाँ पर जिम्मेदारी किसको आ जाती है? बायर को, यानी कि परचेजर को, खरीदने वाले को। उसको सरकार को जीएसटी चुकाना पड़ता है। तो इसको बोलते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। इनके लिए भी जीएसटी नंबर अनिवार्य है। अब बात करते हैं कि जीएसटी नंबर के लिए आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होना आवश्यक है। पैन कार्ड, आधार कार्ड, बिजनेस प्लेस का एड्रेस प्रूफ। यदि आपका बिजनेस प्लेस स्वयं का है तो इलेक्ट्रिसिटी बिल यानी कि बिजली का बिल लगेगा आपका, जो लेटेस्ट होगा। दूसरा, आपका यदि ये किसी रिलेटिव के नाम है, पिताजी के नाम है या किसी और रिलेटिव के नाम पे है आपका बिजनेस प्लेस, तो एक एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, प्लस उनका बिजली का बिल लगेगा। तीसरा, यदि आपने किराए पर लिया हुआ है तो रेंट डीड या लीज एग्रीमेंट, साथ ही में जो बिजनेस प्लेस का ओनर है उसके नाम का बिजली का बिल लगेगा। बैंक अकाउंट प्रूफ लगेगा। बैंक अकाउंट प्रूफ में आप कैंसल चेक, बैंक पासबुक की का फर्स्ट पेज की कॉपी या अपना जो बैंक स्टेटमेंट है उसकी एक कॉपी आप दे सकते हैं। साथ ही में लेटेस्ट कलर फोटो भी लगेगा। यदि आपकी फर्म पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप डीड की भी एक कॉपी लगेगी। अब देखते हैं कि इसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने का प्रोसेस क्या है। इसके लिए आपको एक वेबसाइट www.gst.gov.in पर जाना होगा। ये जीएसटी की ऑफिशियल वेबसाइट है। इसको जीएसटी कॉमन पोर्टल भी बोला जाता है। यहाँ पर आप जैसे ही जाएंगे वहाँ सर्विसेज आपका ऑप्शन की टैब दिखेगा, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे और फिर वहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप ऐसे करते हैं तो वहाँ पे एक पार्ट ए खुलता है। वहाँ पे एक IMA का ऑप्शन आएगा, ड्रॉप डाउन आएगा, बॉक्स मेन्यू आएगी, उसमें से आप सेलेक्ट करेंगे टैक्स पेयर। उसके बाद अपनी डिटेल डालेंगे, जैसे कि आपका पैन कार्ड पे क्या नाम है, लीगल नेम हो जाएगा वो आपका स्टेट, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर और पैन कार्ड नंबर आपको यहाँ पे डालना होगा। जैसे ही आप प्रोसीड बटन पर क्लिक करेंगे, आपने जो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दिया है उस पर एक OTP यानी कि वन टाइम पासवर्ड जाएगा, उस पर आप वो डालना है आपको। फिर आपको प्रोसीड बटन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप प्रोसीड बटन पर क्लिक करेंगे, आपको एक TRN नंबर यानी कि टेम्पोररी रेफरेंस नंबर आपको मिल जाएगा। उसे आप अपने पास रखिए और आप इस रजिस्ट्रेशन के पार्ट बी पर चले जाएंगे। रजिस्ट्रेशन के पार्ट बी में जाने के लिए आपको अपना जो TRN नंबर मिला है वो डालिए, वहाँ पे कैप्चा कोड डालिएगा जो सिक्योरिटी कोड होता है, और एक OTP जो आपके मोबाइल या ईमेल पर आया हुआ है उसको आप यहाँ पे डालिए और रजिस्ट्रेशन के पेज पर आप पार्ट बी को भरने के लिए चले जाते हैं। वहाँ पे आप अपने बिजनेस की इंफॉर्मेशन, जैसे कि आप अपने फर्म का या कंपनी का क्या नाम रखना चाहते हैं, आपका जो पैन नंबर है, आपका स्टेट, आप कब से अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, या कोई आपका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन हो, आप कोई वर्तमान का रजिस्ट्रेशन ले रखा हो आपने सर्विस टैक्स में या वेट का, तो वो भी आपको डालना होगा। उसकी कॉपी डालना होगा, उसकी डिटेल आपको बतानी होगी। उसके बाद आपको अपनी प्रोप्राइटर फर्म है तो अपने प्रोप्राइटर की पर्सनल डिटेल, यदि पार्टनरशिप फर्म है तो सभी पार्टनरों की डिटेल डालनी होगी, उनकी साथ में फ़ोटो भी डालनी होगी। उसके बाद आपको अपनी जो प्रिंसिपल जो अथोराइज सिग्नेटरी है, किसको आप अपना अथोराइज सिग्नेटरी बनाना चाहते हैं, उसकी आपको डिटेल डालनी पड़ेगी। वो आपका किस फर्म के लिए साइन करने के लिए वो आदमी आपका उत्तरदायी होगा। अब आपको प्रिंसिपल प्लेस जो आपका व्यवसाय स्थल है उसकी डिटेल डालनी पड़ेगी। उसमें आपका एड्रेस, आपका जो कॉन्टैक्ट नंबर डालना पड़ेगा आप जिसके बिजनेस प्लेस पर,
से कांटेक्ट करने के लिए आपका कैसा बिजनेस, आप मैन्युफैक्चरिंग है या रिटेलर है, होलसेलर, वो आपको अपना बिजनेस का नेचर भी डालना पड़ेगा। साथ ही में आपको उसका बिजनेस का जो एड्रेस प्रूफ है उसकी एक कॉपी अपलोड करनी पड़ेगी। यदि आपको उसके अलावा कोई एडिशनल प्लेस है बिजनेस का, उसकी भी डिटेल डालनी होगी, या आपका कोई ब्रांच है या गोदाम है तो भी आपको उसकी डिटेल डालनी होगी। उसमें आपको अपना एड्रेस प्रूफ भी अपलोड करना होगा। उसके बाद आप क्या गुड्स करेंगे, क्या क्या माल बेचेंगे, क्या क्या सर्विसेज देंगे, उसकी आपको डिटेल डालनी होगी। जैसे आप सर्च करेंगे वहाँ पे आपको अपने हिसाब से आप उसमें वो सिलेक्ट कर सकते हैं। साथ ही में आपका बैंक अकाउंट डिटेल आपको बाद में चाहिए होगी, जब आपका जीएसटी नंबर आ जाएगा, आप फर्स्ट टाइम लॉगिन करोगे उसके बाद आपको बैंक अकाउंट की डिटेल डालनी होगी वहाँ, और बैंक अकाउंट की कॉपी वहाँ पे अपलोड करनी होगी। अब बात कर लेते हैं कि जैसे ही आप सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट आप डाल दोगे, उसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करें और उसको साइन करो, या तो आप अपने आधार ओटीपी के थ्रू, या मोबाइल ओटीपी के थ्रू, या आप डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू आप इस एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं और अपनी डिटेल को सेव कर सकते हैं। जैसे ही आप सबमिट करते हैं आपको एक ARN नंबर यानी कि एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर आपको ईमेल पर और या आपके मोबाइल SMS के थ्रू आपको मिल जाएगा। उससे आप अपने रजिस्ट्रेशन के स्टेटस को जान सकते हैं कि मेरा रजिस्ट्रेशन अप्रूव हुआ है, नहीं हुआ है, यदि कोई क्वेरी पूछी गई है या नहीं पूछी गई है। अब टाइम लिमिट की बात कर लेते हैं कि आपका रजिस्ट्रेशन कितने दिनों में आपको मिल जाएगा। वैसे नॉर्मली 3 से 17 दिनों के अंदर वर्किंग डेज में आपको अपना रजिस्ट्रेशन मिल जाता है। ये 3+7+7 रूल के पर आधारित होता है कि जैसे मान लीजिए आपने कोई रजिस्ट्रेशन डाला है, आपने रजिस्ट्रेशन के लिए एक एप्लीकेशन डाली है, यदि आपके सारे डॉक्यूमेंट सही है तो मैक्सिमम 3 वर्किंग डेज में आपका रजिस्ट्रेशन अप्रूव हो जाएगा। यदि मान लीजिए आपके द्वारा डाले गए किसी डिटेल या डॉक्यूमेंट में कोई कमी होती है तो डिपार्टमेंट द्वारा आपके लिए क्वेरी डाल दी जाएगी कि आपको 7 दिन का टाइम दिया जाएगा कि आप उस गलती को सुधार लीजिए अपनी डिटेल में, या फिर आपका जो डॉक्यूमेंट है उसको सही करके आप सही डॉक्यूमेंट को अपलोड कर दीजिए। उसके बाद जैसे आपने अपना डॉक्यूमेंट या जो भी गलती है उसको सही करके डिपार्टमेंट को वापस रिप्लाई कर दिया तो 7 दिन का टाइम रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी को होता है, वहाँ पे ऑफिसर को होता है, GST ऑफिसर को, कि वो आपका 7 दिन के अंदर आपके रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन को यदि वो सही पाया जाता है तो उसको अप्रूव कर देगा, यदि फिर भी गलत है तो उस एप्लीकेशन को वह रिजेक्ट कर देगा, कैंसिल कर देगा। अब क्या होगा कि जैसे ही आपका GST नंबर अप्रूव हो गया तो आपको एक GST नंबर मिलेगा जिसको बोलते हैं GSTIN, GST आइडेंटिफिकेशन, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। यह 15 अंकों का नंबर होता है। 15 अंकों में क्या क्या होते हैं कि 2 अंक होते हैं वो स्टेट कोड होते हैं, यानी कि आपका राज्य का क्या कोड है। उसके जो नेक्स्ट 10 डिजिट होते हैं वो आपका पैन नंबर होता है। उसका जो अगला डिजिट होता है वो बताता है कि आपने कितनी रजिस्ट्रेशन उस पेन से ले रखे हैं। आप एक पेन से 35 रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। उसके बाद एक फिक्स्ड अल्फ़ाबेट होता है जो अभी फ़िलहाल जेड रखा गया है, और एक चेकसम होता है कि और सबको मिला करके एक सिक्योरिटी कोड सिस्टम द्वारा अपने आप जनरेट किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल राजस्थान का स्टेट कोड 08 है, तो ये 08 आगे 10 डिजिट का पैन नंबर हो गया। इससे कितनी रजिस्ट्रेशन लिए हुए हैं तो यहाँ पे 1 आ गया। उसके बाद एक जेड फिक्स नंबर हो गया, और एक जी या चेकसम है कि यानी कि औरों के हिसाब से सिस्टम द्वारा एक सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए एक कोड जनरेट हो गया। तो ये एक GST नंबर का एक एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद आपको क्या होगा कि जैसे आपको GST नंबर मिल जाता है, आप अपने जो बैंक अकाउंट है उनकी डिटेल भर के अपने GST सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हैं। मान लीजिए कि यदि आप की थ्रेशोल्ड लिमिट 40 लाख क्रॉस करके फिर भी आपने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया तो क्या होगा। उस केस में क्या होगा, ये जितना भी आपका टैक्स बनता है उसका 10% या 10,000 रुपये जो भी कम हो, यानी कि 10,000 रुपये तो लगेंगे ही लगेंगे आपके। यदि आपकी जेन्युइन मिस्टेक है, आपको वास्तव में पता नहीं था या किसी और वजह से जेन्युइन मिस्टेक है, तो आपको 10,000 रुपये लगेंगे, और मैक्सिमम कितना लगेगा आपके टैक्स का 10% तक। यदि आपने जानबूझकर ये गलती करी है, आपको बार बार इंटीमेट करने के बावजूद या
भी आप रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं, नहीं लिया आपने या किसी और वजह से, तो आपको अपने टैक्स के बराबर ही पेनल्टी चुकानी पड़ेगी। तो ये हुआ पेनल्टी का बात। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर लेते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बारे में, कि इसकी जो इफेक्टिव डेट है वो क्या होगी। जब से आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस करी है, जैसे तब से ही आपकी जो इफेक्टिव डेट रजिस्ट्रेशन की होगी। यदि मान लो आपकी इफेक्टिव डेट, आपकी जो लाइबिलिटी, जैसे मान लीजिए आपको 1 तारीख की आपको जो थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस करी, यानी कि आपका टर्नओवर 40 लाख या 20 लाख या 10 लाख से ऊपर हो गया, जैसा भी आपका कैश होगा, उसमें उस दिन के 30 दिन के अंदर अंदर यदि आपने एप्लीकेशन नहीं डाली है, तो इफेक्टिव डेट क्या होगी? इफेक्टिव डेट होगी जब से रजिस्ट्रेशन का ऑर्डर आपको मिला है। क्लियर? अब बात करते हैं कि यदि मान लीजिएगा कि आपका कारोबार पंजाब में भी है, महाराष्ट्र में भी है, अलग अलग स्टेट में, तो आपको अलग अलग स्टेट में अलग अलग जीएसटी नंबर लेने होंगे, क्योंकि जैसा हमने पहले बताया, इस जीएसटी नंबर के 2 शुरुआती कोड आपके स्टेट कोड के बारे में बताते हैं। ठीक है, तो अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग जीएसटी नंबर आपको लेना अनिवार्य है। अब यदि मान लीजिए आप एक स्टेट के अंदर ही बहुत सारा काम करते हैं, जैसे मान लीजिए आप मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं, या मान लीजिए आप सीमेंट का भी काम करते हैं, आप किसी मोटर कार का भी काम करते हैं, तो अलग अलग सेक्टर में आप काम करते हैं, तो आप अलग अलग जीएसटी नंबर आप ले सकते हैं। आपको जीएसटी अलग अलग जीएसटी नंबर लेना होगा। साथ ही पैन कार्ड मैंडेटरी, यदि आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आपका जीएसटी नंबर नहीं बनेगा। पैन कार्ड इज मस्ट। क्लियर? अब बात करते हैं कि जो ये नंबर होता है वो परमानेंट नंबर होता है, यानी कि ये नंबर कभी भी आपका ये नहीं है कि आपको रिन्यू करवाना पड़ेगा, ये परमानेंट नंबर आपको मिल जाएगा। अब यदि मान लीजिए कि आपने कोई रिटर्न नहीं भरी, या फिर आपने और कुछ आपने गलतियां हो गई आपसे, तो आपने गलत इन्फॉर्मेशन जीएसटी रजिस्ट्रेशन के टाइम दे दी, और बाद में यदि जीएसटी अधिकारी को पता चलता है कि आपने कोई गलत इन्फॉर्मेशन डाली थी, तो आपको वह एक नोटिस दे सकता है, और नोटिस का यदि आपने रिप्लाई नहीं दिया तो 30 दिन के अंदर अंदर, या रिप्लाई दे दिया और रिप्लाई सही निकला तो आपका कैंसिल नहीं करेगा। यदि आपका वो रिप्लाई गलत निकला तो 30 दिन के अंदर अंदर आपको रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर देगा। और यदि आपने स्वेच्छा से आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया है, कैंसिलेशन के लिए अप्लाई किया है, तो आपका जो कैंसिल की डेट होगी वो होगी जब से आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया, तब से आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। अब आप अपने जो सर्टिफिकेट हैं वो लॉगिन करके अपने सर्टिफिकेट को कभी भी डाउनलोड कर सकते हैं, अपने जो डैशबोर्ड है उसको देख सकते हैं। धन्यवाद।